हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.0। आज मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ एंड सिंस दिस इज़ एन क्रैश कोर्स, इसमें मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, consisting of all types of questions, suggestions and tips that will be coming in your board exams। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कथा मंथन चैनल पे जाके आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे पर्सनल लेक्चर्स भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत तरह के नोट्स भी मिल सकते हैं। ऊपर आई बटन है जिस पे क्लिक करके आप बहुत सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जो ऑफ कोर्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर photosynthesis। What do you mean by photosynthesis or what is this process? Actually हम लोग सबको फूड चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर ओन फूड। जैसे कि पोटैटो, अनियन और भी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लोग को किससे मिलते हैं? हम लोग को ऑफकोर्स प्लांट से मिलते हैं। सो प्लांट से जब ये फूड्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं तो ऑफकोर्स प्लांट खुद भी फूड या वेजिटेबल्स अपने लिए भी उनका कुछ प्रोसेस होगा जिससे कि वो अपने लिए फूड बनाते हैं। वेल, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और हमारी तरह ही बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं समहाउ और द अदर। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट एक ऐसा एनिमल है जो कि ग्रास खाता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स को खाता है, और यही रैबिट को समहाउ एक टाइगर खाता है। तो एक टाइगर भी इनडायरेक्टली एक प्लांट के ऊपर ही अपने सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स आर दी सेल्फ फ्रूट प्रोड्यूसर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स या क्रिएचर्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं और किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हमारी तरह। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपने लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। Photosynthesis is the process by which living plant cells containing chlorophyll produce food substances, glucose and starch from carbon dioxide and water by using light energy. Plants release oxygen as a waste product during photosynthesis। और सबसे important बात इस प्रोसेस में नोट डाउन करने की ये है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। सो ऑल इन ऑल, फोटोसिंथेसिस इज़ द वेरी वाइटल प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मतलब है फोटो को सिंथेसाइज करना, फोटॉन्स को सिंथेसाइज करना। फोटॉन्स क्या है? दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एनर्जी को सिंथेसाइज करके फूड का प्रोडक्शन करना। सो फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट के ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट के होने के कारण वो पार्ट ऑफ प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करके। ये तीनों रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपने लिए प्रोडक्ट्स जनरेट करता है, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है, कहाँ पे होता है और किस पिगमेंट के द्वारा होता है, ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी यानी कि लाइट के सबसे स्मॉलेस्ट अंशों को, फोटॉन्स को यूज़ करके सिंथेसाइज करके फूड का प्रोडक्शन होता है फॉर प्लांट्स बिकॉज दे आर सेल्फ प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान 3 रिसोर्सेज का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, टू प्रोड्यूस व्हाट? स्टार्च और शुगर एज ए एंड प्रोडक्ट। और इसमें ऑक्सीजन जो निकलता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सो एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज और स्टार्च जो कि प्लांट्स खुद यूटिलाइज करते हैं, और ऑक्सीजन जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो लोग बाहर छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि हम लोग सबको लाइफ देता है। सो
this is somehow clear. Now coming on to the life pigment and that is chlorophyll. Chlorophyll एक ऐसा pigment है जिसके द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया जा सकता है. Chloro means green, phyll means leaf. Is the green coloring matter found in plants. It is contained in the microscopic cell organelles called chloroplast. और ये क्लोरोफिल जो कि एक छोटा सा पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर लीव्स में फाउंड किया जाता है, ये एक्चुअली सेल के एक ऑर्गेनल है. सेल का ऑर्गेनल जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे हमारी बॉडी के ईच सेल में अपने खुद के ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल है जिसका पार्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइन्यूट ओवल बॉडीज़ है. माइन्यूट ओवल बॉडीज़ हैं और ये माइन्यूट ओवल बॉडीज़ जो कि डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक किए गए हैं, यानी कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर. और ये लेयर वाइज फ्लैटेंड सैक्स को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स कहा जाता है. ये लेयर वाइज फ्लैटेंड सैक्स जो एक के ऊपर एक जाते रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के, उसे एक साथ क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स कहा जाता है, जिसे अरेंज किया जाता है एक पाइल में, मतलब एक सेट ऑफ बुक्स टाइप का अरेंजमेंट में. यानी कि लाइक दिस यू कैन से इट इज़ समहाउ लाइक दिस अरेंजमेंट ऑफ कॉपी जो कि एक पाइल्स में अरेंज्ड है, उसी तरीके से. सो फ्रेंड्स, एक के ऊपर एक चीज़ों का अरेंजमेंट करके ये एक पाइल्स की तरह अरेंज किए जाते हैं. एक के ऊपर एक अरेंजमेंट के सैक्स को थाइलाकॉइड्स कहते हैं और जब इसको पाइल में बाइंड करके ऊपर की तरफ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट? ग्राना. और ये कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस में लाई करते हैं. कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस में लाई करते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रोमा. सो ऑर्डिनरली ये जो पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट ये मेनली क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो 40 से 50 सेल्स में रहते हैं एक सेल में. और इसके अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज़ कंटेन्ड इन दी वॉल्स ऑफ थाइलाकॉइड्स इज़ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एंड इट इज़ मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. सो ये एलिमेंट्स के साथ थाइलाकॉइड्स के चारों तरफ पिगमेंट्स का स्टोर किया जाता है जो कि क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम. Now, chlorophylls are mainly contained in the mesophyll cells located between the upper epidermis and lower epidermis. सब लीव्स के स्ट्रक्चर को जब आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया था then you have must studied that लीफ का ऊपर वाला जो सरफेस होता है दैट इज़ अपर एपिडर्मिस एंड नीचे वाला जो स्किन सेल होता है दैट इज़ लोअर एपिडर्मिस. इसके बीच में जितने भी मेसोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर ये पिगमेंट मेनली स्टोर किया जाता है एंड दैट इज़ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल बहुत टाइप्स के होते हैं बट यूजुअली 2 टाइप ऑफ क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मिलते हैं और ये 2 टाइप ऑफ क्लोरोफिल है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के बोथ साइड्स की लाइट को एब्जॉर्व करता है. यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज. सो फ्रेंड्स, ये विबग्योर के बोथ एंड्स की लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्व करता है यानी कि वायलेट एंड रेड. वायलेट एंड रेड लाइट को सबसे ज़्यादा वो एब्जॉर्व करता है एंड जो सबसे मिडिल में जो लाइट रहती है दैट इज़ ग्रीन लाइट, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है एंड दैट्स वाई यूजुअली क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखता है बिकॉज वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी 2 स्पेक्ट्रम की जो दोनों साइड की लाइट्स है यानी कि रेड और वायलेट, इस सबको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करता है. बहुत ज़्यादा लाइट क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है बट जब तक लाइट नहीं आएगी क्लोरोफिल एक्टिवेट भी नहीं होता है. एंड दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यस, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं हो सकता. फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने पे यानी कि पॉल्यूशन के प्रेजेंट होने पर भी नहीं हो सकता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं हो सकता, लाइट के बिना भी नहीं हो सकता और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी नहीं हो सकता. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को
कैरी आउट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लांट्स को हमलों के कारण बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं अपना खुद का फूड बनाने के लिए, जबकि वो अगर नहीं हो तो हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला, इवन लाइफ ही सस्टेन नहीं करने वाली। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि ये फोटोसिंथेसिस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर किस तरह से लिया जाता है और ऑक्सीजन को किस तरह से बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग्स occurring in large numbers on the lower surface of a leaf. The main function of stomata is to let in carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. When stomata are not in use for photosynthesis, that is when it is dark, they tend to close their openings so that water loss is minimized from the leaves through transpiration. When there is light is after sunrise, they reopen to allow carbon dioxide to diffuse and transpiration occurs along with photosynthesis. Due to this process, one can say that transpiration is the price which plant pays for photosynthesis. Well, this is an question that comes in your board exam that give reason why transpiration is the price which plant pays for photosynthesis. मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में ट्रांसपिरेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि ट्रांसपिरेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन इज़ द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, यानी कि स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। सो ट्रांसपिरेशन एक्चुअली वाटर लॉस है, जैसे हमारी बॉडी से पर्सपिरेशन एक वाटर लॉस है, उस तरीके से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन एक वाटर लॉस प्रोसेस है। और ये वाटर लॉस प्रोसेस तभी होता है जब स्टोमेटल ओपनिंग्स, यानी कि स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंडर सरफेसेस में माइन्यूट ओपनिंग्स हैं, वो प्रेजेंट रहती है और वो खुली रहती हैं। और ये खुलती तभी हैं जब उनको प्लांट्स को अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सके। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ये लीव्स अपने ओपनिंग्स को, स्टोमेटल ओपनिंग्स को ओपन करती हैं और ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती हैं। अपने अंदर लेते टाइम जब ये स्टोमेटल ओपनिंग्स ओपन रहती है तभी ट्रांसपिरेशन एज ए इवेपोरेटिव वाटर लॉस इन सब प्लांट्स के अंदर से होता है। एंड दैट इज़ वाई ट्रांसपिरेशन इज़ द प्राइस which plant pays for photosynthesis. This is the overall answer for this question, and this question is really very important. The closing and opening of stomata are an account of movement of water in and out of the guard cells. They have a thick inner wall facing the opening of a thin outer wall on the opposite side. Their cytoplasm contains chloroplast. So friends, mainly स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रक्चर या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही मेनली डिपेंड करता है कि किस तरह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लेते हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये स्टडी करना है कि हाउ दिस गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज, यानी कि स्टोमेटा पोर्स के चारों तरफ जो गार्ड सेल्स है वो किस तरह से ओपन और किस तरह से क्लोज करते हैं। वेल, ये ओपनिंग और क्लोजिंग मेनली डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल्स के कारण। टर्जिडिटी का मतलब भी मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। टर्जिडिटी एक ऐसा स्टेट होता है सेल का जब सेल अपने चारों तरफ से वाटर जो है वो अपने अंदर ले लेता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो सेल वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होता है। और ये जब हाई कंसंट्रेशन में होता है और इसके चारों तरफ का वाटर जब बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होता है तो वो क्या करता है, जबकि वो थिक होता है इसके कारण वो चारों तरफ से पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है जब वो हाईली स्वेल्ड अप हो जाता है और वो अपने अंदर और ज़्यादा पानी नहीं खींच सकता। दिस स्टेट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टर्जिडिटी। और इसके ऑपोजिट फेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी और फ्लेसिडिटी। ऐसा कब होता है, जब बाहर का जो
वाटर कंटेंट है, सेल के बाहर का जो वाटर कंटेंट है वो हाईली थिक हो, यानी कि सपोज़ आपने कुछ उसमें सॉल्यूट मिला दिया हो जैसे कि शुगर या सॉल्ट, इसके कारण क्या होता है उसके चारों तरफ का जो वाटर होता है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में हो जाता है, और इस हाई कंसंट्रेशन में होने के कारण अंदर के प्लांट का जितना भी वाटर होता है जो कि लो कंसंट्रेशन में है वो सेल को छोड़ के बाहर की तरफ निकलने लगता है, बिकॉज ऑफ एन मेम्ब्रेन जो कि बहुत ही ज़्यादा पार्शियली सब्सटेंसेस को बाहर आने जाने देता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ही सिर्फ आने जाने देता है, और दैट इज़ कॉल्ड पार्शियली परमिएबल, यानी कि बहुत ही कम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त देने वाला मेम्ब्रेन। सो ये मेम्ब्रेन जो होता है सेल्स में, जब ये बाहर की तरफ अपने सेल वाटर को छोड़ देता है तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें सेल सिकुड़ जाता है, और ये सिकुड़ जाने को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी कहते हैं। सो जब ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं, तब ये ओपन हो जाते हैं, चारों तरफ से खुल जाते हैं, और स्टोमेटल ओपनिंग ओपन हो जाता है, और जब इसके अंदर से वाटर सूख जाता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसके कारण स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज हो जाती है। सो ये टर्जिडिटी और ये फ्लैसिडिटी कोई भी सेल में किस तरह से आती हैं, ये आप लोग को जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी ये पॉइंट को स्टडी करने के लिए दो तरह की थ्योरीज़ हैं, और सबसे पहली थ्योरी जो है वो है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एक्चुअली में कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ड्यूरिंग डे टाइम द गार्ड सेल्स बिगिन photosynthesis and sugar glucose produced during the process increase the osmotic pressure which draws in water from the adjoining cells due to endoosmosis. यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि जैसे ही दिन का शुरुआत होता है और प्लांट्स की तरफ लाइट पहुंचती है तो स्टोमेटल ओपनिंग को गार्ड करने वाले गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की शुरुआत कर देते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है तो उसके अंदर स्टार्च एवं ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ये स्टार्च और ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने के कारण सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है यानी कि सेल फ्लूइड वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, और इस थिकनेस के कारण, इस ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण वो आसपास के सेल्स में से वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर इसलिए ले लेता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द टेंडेंसी to move from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration, और इस मूवमेंट के कारण गार्ड सेल्स बहुत जल्दी टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि थिक होके स्वेल होके फूल जाते हैं और दो तरफ स्वेल होकर के खुल जाते हैं, स्वेल होकर के ओपन आउट हो जाते हैं, और ये ओपनिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है प्लांट्स के, ताकि सारे के सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर सके, और इसके साथ साथ वो टर्जिड होने के बाद आउटवर्ड की तरफ बल्ज करके स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स वाटर लॉस भी करते हैं, और बहुत तरह के गैसेस का डिफ्यूजन इन एंड आउट की तरफ प्लांट्स से होता रहता है। सो दिस थ्योरी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और क्वेश्चन यही आएगा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, एंड ये क्वेश्चन मे बी 3, 4 या अप टू 5 मार्क्स का हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये तो बात हो गई कि किस तरह से कोई भी स्टोमेटल पोर का ओपन होता है। इसके साथ साथ ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से कोई ऐसा फेज़ आ जाता है जब स्टोमेटल ओपनिंग्स को क्लोज करना पड़ता है, और स्टोमेटल ओपनिंग ऐसा तभी होता है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी होने के कारण
वाटर जो है वो गार्ड सेल्स से बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे कि ये लोग बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं और अपनी क्लोजनिंग को बंद कर देते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ व्हाट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ रेफर्ड एज. इसके बाद जो थ्योरी है जो कि रिसेंटली आई है, दैट इज़ पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी. पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी मेनली बताती हैं कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन पे ही गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है. सो पहले मैं ये थ्योरी आप लोग को पढ़ के दे देती हूँ. According to the recent potassium ion concentration theory, the stomatal opening and closing depend on the generation of potassium ion gradient. During daytime, the chloroplast in the guard cells photosynthesize, which leads to the production of ATP. This ATP is used to actively pump potassium ions of the adjacent cells into the guard cells. Instead, increased potassium ion concentration in the guard cells makes them hypertonic. So more water from the adjacent cells is drawn in and the cells become more turgid and they bow outwards to open out the somatal pore. Reverse happens at night, the potassium ions leak out, thus reducing the turgor of the guard cells and the stomatal pore closes. So what is, according to potassium ion concentration theory, the newest recent story is that कि जब डे लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की शुरुआत होती है गार्ड सेल्स में, तब उसके अंदर स्टार्च या ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है और स्टार्च या ग्लूकोज के प्रोडक्शन के कारण एटीपी का प्रोड्यूशन, एटीपी यानी कि एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ये एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, इसका फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर एज अ क्वेश्चन आ ही सकता है. सो ये एटीपी जो कि एक एनर्जी कंपोनेंट है, ये पोटेशियम आयंस को बहुत ही ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है गार्ड सेल्स के अंदर चारों तरफ सराउंडिंग सेल्स से, जिसके कारण गार्ड सेल्स के अंदर का जितना फ्लूइड होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड फ्लूइड हो जाता है और ये हाई कंसनट्रेशन के कारण गार्ड सेल्स जो है हाइपरटोनिक स्टेट में आ जाते हैं और ये हाइपरटोनिक स्टेट में आ जाने के कारण वो फूल करके बाहर की तरफ खुल जाते हैं और जैसे ही वो बाहर की तरफ खुल जाते हैं बहुत सारे गैसेस का डिफ्यूजन इन एंड आउट चलता रहता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ना. और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस कैरी आउट होता है एंड दैट इज़ ट्रांसपिरेशन. और रिवर्स प्रोसेस होता है नाइट के टाइम, जबकि गार्ड सेल्स के अंदर का कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण, लाइट ना होने के कारण स्टॉप हो जाता है और आसपास के जितने सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स के अंदर से पोटेशियम आयंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण कि पोटेशियम आयन अपना टर्जिडिटी लूज़ आउट कर देते हैं, यानी कि फ्लेसिड हो जाते हैं और फ्लेसिड होने के बाद सिकुड़ करके अपने स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं. एंड दिस इज़ हाउ स्टोमेटल ओपनिंग रात की तरफ बंद हो जाता है और ट्रांसपिरेशन भी और नहीं होता. एंड एट दैट वेरी टाइम प्लांट्स भी हम लोग की तरह रेस्पिरेशन करते हैं जब वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं. सो दिस इज़ हाउ ऑल काइंड्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेने का प्रोसेस कैरी आउट होता है. सो फ्रेंड्स, this was what the first part of photosynthesis, dealing out with various process, mechanism and descriptions. इसके बाद मैं आपको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म समझाऊंगी कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में होता है और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि किस फैक्टर्स पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ है जिससे वो इंक्रीज़ वो डिक्रीज़ कर सकता है. व्हाट आर दी सूटेबल कंडीशंस, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर आईसीएसई एग्ज़ाम, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी. तब तक के लिए आपको ये सारे मैकेनिज़म्स को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है
टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल से लेकर के ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन एंड फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ गो थ्रू इट, स्टडी इट हार्ड and do subscribe my channel and click on the notification bell to get the most updates. Thank you friends, thank you for visiting my channel Katha Manthan 2.0.